अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस सेशन में हम इंग्लिश के वो एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो 21 जून 2026 को होने वाले लैट टेस्ट का हिस्सा थे। और आपके साथ एक तो मैं ये एमसीक्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, दूसरा मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा सकूँ, बता सकूँ और आपके जो कंसेप्ट हैं वो इंग्लिश को लेके जिस हद तक मैं क्लियर करवा सकूँ मैं करवा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड। यहाँ पे सबसे पहले समझाना है सिनोनिम का मतलब कि सिनोनिम किसे कहते हैं। सिनोनिम ऐसा लफ्ज़ होता है जो एक जैसा मतलब रखता है। आपको पता है कि बहुत सारे अल्फाज होते हैं जिनके बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। तो वो जो एक जैसे मतलब रखते हैं उसको हम कहते हैं सिनोनिम, और उर्दू में इसको कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ, ठीक है। तो ये जो अभी तक की स्टेटमेंट है उसमें ये है कि जो आगे आपको जुमला दिया गया है जिसमें एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया गया है उसका आप सिनोनिम बताएं, अल्फाज मुतरादिफ बताएं। और ये जुमला क्या है? ये जुमला है व्हाट इज़ दिस रकस अबाउट, ठीक है। ये क्या है? ये पूछा जा रहा है कि ये जो शोर है, ये जो हंगामा है, ये किसके मुतल्लिक है। व्हाट इज़ क्या है, दिस ये, और अबाउट आपको पता किसके जो है किसके आप कह सकते हैं अबाउट मुतल्लिक, ठीक है। और रकस जो लफ्ज़ है उसका हमने बताना है कि सिनोनिम क्या है। रकस का जो लफ्ज़ है उसका मतलब होता है हंगामा, शोर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए है कमोशन, सॉरी ए है पीस, बी है कमोशन, सी है साइलेंस, डी है ऑर्डर। पीस का मतलब होता है अमन सुकून, कमोशन जो है उसका मतलब है शोरगुल या हंगामा, सी साइलेंस खामोशी, डी ऑर्डर। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो रकस है ये क्या है, ये किसके मुतालिक है। तो ये जो चारों ऑप्शन है इसमें ना तो पीस है, क्योंकि जो पीस है उसमें तो सुकून होता है, उसमें तो किसी किस्म का हंगामा नहीं होता। इसी तरह साइलेंस है, खामोशी है, उसमें कौन सा हंगामा है। और ऑर्डर है वो नज़्म ज़ब्त है, तो वहाँ पे भी खामोशी जारी होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कोमोशन, शोरगुल, हंगामा। तो रकस का जो सिनोनिम होगा इस पूरे ऑप्शन में वो बी है, कोमोशन। अब ये कभी भी आ जाए तो आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ असम्बल। हम कहते हैं असम्बली। ये लफ्ज़ आपने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेजेस में भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। असम्बली, असम्बली में क्या होता है? हम इकट्ठा करते हैं, एक जगह पे जमा होते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक लाइन में नज़्म ज़ब्त के साथ इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। फिर हम कहते हैं असम्बल द पेपर। ये जो पेपर्स हैं इनको इकट्ठा करो। तो असम्बल का मतलब क्या हो गया? इकट्ठा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है बिखरा हुआ, ऐसी चीज़ जो मुनज़्ज़म नहीं है, बिखरी हुई है। बी गैदर, गैदर का मतलब पता है गैदरिंग कहते हैं, इकट्ठा होना, एक साथ होना। सी डिवाइड, डिवाइड मतलब अलग अलग। और डी डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल ख़त्म होगी, वो चीज़ तो रही नहीं। तो यहाँ पे जो असेंबल का राइट ऑप्शन है वो है बी गैदर। असेंबल का मतलब है इकट्ठा होना, गैदर का मतलब भी इकट्ठा होना है, तो जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। फिर अगला जो लफ्ज़ है वो है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या है? रिलक्टेंट का मतलब है हिचकिचाना, हिचकिचाहट, ठीक है। इसके ऑप्शन है ए विलिंग, विलिंग का मतलब रजामंद होना। ईगर, ईगर का मतलब होता है शौकीन, बेताब। सी हेजिटेंट, अनविलिंग। डी कॉन्फिडेंट। ए कॉन्फिडेंट का मतलब होता है पूरे एतमाद होना। देखें ना तो यहाँ पे विलिंग इसके साथ सूटेबल है, ना ईगर है, ना कॉन्फिडेंट है। हेजिटेंट और अनविलिंग जो है वो इसके साथ सूटेबल है। क्यों? क्योंकि हेजिटेंट या हम कहते हैं ना हेजिटेट कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है मतलब शर्मा रहा है, हिचकिचा रहा है। और रिलक्टेंट का मतलब भी यही है, हिचकिचाना, शर्माना, किसी चीज़ को लेकर रजामंद ना होना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो सी आएगा, हेजिटेंट और अनविलिंग। नेक्स्ट है ईडियम अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का क्या मतलब है? और यहाँ पे ऑप्शन है ए एनर्जेटिक, बी सिक एंड अनवेल, सी इंजॉइंग रेन, डी ट्रैवलिंग। देखें कभी ज़िंदगी में भूल जाए अंडर द वेदर का मतलब, तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि जब मौसम तब्दील होता है तो क्या होता है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होता है या पहले से जो बीमार होते हैं, मौसम तब्दील होता है तो वो ऑलरेडी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। अभी ऐसे ही वो थोड़ा सा तब्दील होता है तो वो बीमार हो जाते हैं। तो वेदर मौसम, ठीक है। अंडर द वेदर
इट्स मीन कि मौसमी असरात के ज़ेरे असर है वो, तो वो क्या है, वो बीमार है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, सिक या अनवेल। अनवेल का मतलब भी यही है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक, वो बीमार है, और सिक का भी आपको पता है यही मतलब है। तो अंडर द वेदर का मतलब है ही इज़ सिक और शी इज़ सिक और अनवेल, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपोजिट वर्ड हमने बताना है। बाज़ दफ़ा ऑपोजिट वर्ड का लफ्ज़ यूज़ कर लिया जाता है, बाज़ दफ़ा जो है एंटोनिम का लफ्ज़ यूज़ कर लिया जाता है। सेम ही बात है, मतलब जो लफ्ज़ आपको दिया गया है उसका आपने उल्ट बताना है, मुतज़ाद बताना है। चूज़ द वर्ड मोस्टली नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू हिज स्टाइल इज़ अनऑब्स्ट्रूसिव। उसका जो स्टाइल है उसको कोई गौर नहीं करता, उसको कोई देखता नहीं है, नोटिस नहीं करता। अब इसके जो ऑप्शन है, ए नोटिसेबल, कंस्पिशियस, नोटिसेबल का मतलब नुमायाँ, ज़ाहिर, बी हिडन, सी शाय, डी क्वाइट। ये जो हिडन, क्वाइट, शाय है ये अनऑब्स्ट्रूसिव के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है, क्योंकि नुमायाँ नहीं है ना एक चीज़। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है जो उसका ऑपोजिट है, वो है ए नोटिसेबल और कॉन्स्पिशियस। तो जो अनऑब्स्ट्रूसिव है उसका ऑपोजिट जो मुतज़ाद है वो नोटिसेबल होगा या कॉन्स्पिशियस होगा। दोनों याद रखने हैं, कोई पता नहीं एग्जामिनर अगली दफ़ा इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन के तौर पे दे ले, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको तैयार करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो भी अपोजिट ही है। माई अंकल इज़ अ लोकेशियस पर्सन। लोकेशियस पर्सन वो होता है जो बोलता बहुत है, ठीक है, गपशप लगाने वाला बंदा होता है। और इसके जो ऑप्शन है, ए टॉकेटिव, कौन होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बी टेक्ट्रन और क्वाइट, कम गो, खामोश तबा, सी फ्रेंडली, डी लाउड। देखें जो टॉकेटिव है, फ्रेंडली है, लाउड है, वो तो ऑलरेडी बोलता है और अच्छा खासा बोलता है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास राइट बचता है, वो है बी टेक्ट्रन और क्वाइट, क्योंकि हमने ऑपोजिट बताना है, हमने उसका उल्ट बताना है, हमने लोकेशियस का उल्ट बताना है। लोकेशियस का मतलब है बोलने वाला शख्स है, ठीक है, तो हमने उल्ट बताना है। बोलने वाला शख्स का उल्ट कौन होता है, जो खामोश तबा हो, कम गो हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी ऑपोजिट ही है, हमने ऑपोजिट बताना है। वाई डू यू फ्रीक आउट। फ्रीक आउट का मतलब हो गया घबरा जाना और डर जाना, ठीक है। और इसके ऑप्शन हैं, ए पैनिक। अच्छा, पहले मैं आपको इसका मतलब बता लूँ। वाई डू यू फ्रीक आउट, तुम क्यों घबरा गए हो, क्यों घबरा रहे हो, क्या मसला है, ठीक है, हम कहते हैं ना क्या मसला है, क्यों घबरा रहे हो। तो वाई डू यू फ्रीक आउट, क्या हुआ, क्यों घबराते हो। ए पैनिक, बी काम डाउन रिलैक्स, सी गेट एंग्री, डी क्राई। पैनिक, गेट एंग्री, क्राई कहीं ना कहीं इसके साथ मैचेबल हैं। देखें, जब भी हम घबराते हैं सबसे पहले तो पैनिक हो जाते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं चलता हुआ क्या है, फिर हमें गुस्सा आता है और आखिर में रोने लग जाते हैं। ये ऑलमोस्ट आम इंसानों के साथ यही पैटर्न चलता है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ए, सी और डी वाला, ये तो मिल रहा है इसके साथ, फ्रीक आउट के साथ। तो जो राइट ऑप्शन है, जो इसका ऑपोजिट है, वो काम डाउन है और रिलैक्स है, पुरसकून होना, सुकून में होना। तो फ्रीक आउट जहाँ पे कोई बंदा घबराया हुआ है, बेसकून है, तो उसका ऑपोजिट काम डाउन एंड रिलैक्स। तो बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, चूज़ द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू। द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज़ यूजली ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है जिस हवा में नमी हो, ठीक है। आपने कभी सुना होगा कि आज हवा में नमी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का लफ्ज़ अगर किसी ने साइंस पढ़ी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ए मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब भी वही होता है जिसमें नमी होती है। बी एरिड, ड्राई, ठीक है, खुश्क। वेट, वेट का मतलब भी गीला है। कोल्ड, ठंडा है, ठंडा होगा तो उसमें भी नमी होती है। ए, सी और डी सेम है, ऑपोजिट की बात की है, तो बी जो ऑप्शन है वो ठीक है। जहाँ पे ह्यूमिड की बात आएगी, अच्छा बाज़ दफ़ा एग्जामिनर आपको मोइस्ट का लफ्ज़ भी दे के पूछ लेता है कि मोइस्ट वाले का ऑपोजिट बताएं, तो वो भी ड्राई आएगा, ठीक हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी बी है, एरिड, ड्राई, खुश्क। नमी वाली चीज़ का जो मुतज़ाद होगा वो खुश्क आएगा। नेक्स्ट जो MCQs हैं ये हैं प्रेपोजिशन से। सबसे पहले प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन प्रोनाउन और नाउन का आपस में रिलेशन ज़ाहिर करता है। ऐसा लफ्ज़ जो प्रोनाउन यानी नाउन
और प्रोनाउन, इसम और इसमें ज़मीर को आपस में मिला देता है और उसका कोई रब्बत ज़ाहिर करता है, एक दूसरे के साथ राब्ता ज़ाहिर करता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रपोजिशन है। इसको हरूफ़े रब्बत भी कहा जाता है उर्दू में। रब्बत का मतलब होता है जो किसी के साथ राब्ता ज़ाहिर करता हो। तो प्रपोजिशन जो हैं वो एज़ इट इज़ ही याद करनी होती हैं और ये जगह, मकाम, टाइम, इस तरह की जो प्रोनाउन या नाउन हैं उनके रब्बत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक। आई कैन नॉट लिव डैश टुमारोज़ ब्रेड। मैं नहीं ज़िंदा रह सकता कल के ब्रेड पे या सिर्फ कल की खुराक पे। तो इसके ऑप्शन है ए ऑन, ऑन का मतलब होता है पर या से, बी इन में, सी एट, एट का मतलब भी पर होता है, और बाय के ज़रिए। तो यहाँ पे जो राइट प्रपोजिशन है वो ए आएगी ऑन। आई कैनॉट लिव ऑन, ये जो लिव है वो ऑन को फॉलो करता है। जो प्रपोजिशन है लिव के साथ वो हमेशा ऑन ही लगती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑन है। फिर है द ऑर्फनेज टर्न्ड मी डैश एन ओल्ड मैन। टर्न्ड मी डैश, और इसके ऑप्शन है ए इंटू, बी टू, सी इन, D4। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो किसी शक्ल या हालत में जब हम तब्दील होने की बात करते हैं तो वहाँ पे इनटू इस्तेमाल होता है। द ऑर्फनेज टर्न्ड मी इनटू एन ओल्ड मैन। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इनटू ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वी विल कोऑपरेट डैश ऑन एन अदर। कोऑपरेट, हमेशा जहाँ पे भी कोऑपरेट का लफ्ज़ आप देखेंगे तो उसके साथ विद यूज़ होता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना यानी कि मिलजुल के काम करना। इसके ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, ए विद, बी टू, सी बाय, डी एट। तो यहाँ पे जो राइट प्रपोजिशन है वो है विद, कोऑपरेट विद, हमेशा कोऑपरेट विद ही आता है। ठीक हो गया। और अपील्स डैश द म्यूनिसिपैलिटी हैव हैड नो अफेक्ट। ठीक है, अब जो किसी इदारे की तरफ से या जो भी फ़र्द है ऐसा जिसके पास अथॉरिटी है उसकी तरफ से जब दरख्वास्त या इल्तिजा की बात की जाती है तो हमेशा टू जो है वो इस्तेमाल होता है, अपील टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आएगा ए टू। वैसे जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए टू है, बी विद है, सी एट है, डी ऑन है। अपील एट कहीं मैच नहीं करता, बैठता ही नहीं है। ठीक है, अपील ऑन किसके ऊपर नहीं बैठता। अपील विद यानी कि किसी के साथ अपील की है, तो यहाँ पे जो राइट है अपील टू, मतलब अगले बंदे को अपील की है, अगले बंदे से दरख्वास्त की है। तो यहाँ पे जो राइट प्रपोजिशन है वो है और अपील्स टू द म्यूनिसिपैलिटी हैव हैड नो अफेक्ट। ठीक हो गया। अगला जो है वो है शी वॉज स्माइलिंग डैश हर हस्बैंड, मतलब वो किसी की तरफ, वो अपने हस्बैंड की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शन है ए एट, बी ऑन, सी विद, डी टू। देखें, किसी की तरफ देख के मुस्कुराने के साथ जो प्रपोजिशन फॉलो होती है वो एट होती है। ठीक है, ना तो ऑन होती है, मतलब किसी पर हंसना, किसी के ऊपर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है जो कोई किसी पे हंस रहा है। विद मतलब किसी के साथ हंसना, और टू वही अभी हम पढ़ के आए ना कि टू वो रिक्वेस्ट वाला काम है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं बैठता। बी, सी और डी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं करते। जो राइट प्रपोजिशन है वो एट है, स्माइलिंग एट। जहाँ पे भी आप स्माइलिंग का लफ्ज़ या इस तरह का कोई लफ्ज़ पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो उसके साथ जो प्रपोजिशन होगी वो एट यूज़ होती है। तो राइट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट है आई बिलीव। जहाँ पे भी बिलीव का लफ्ज़ आएगा, बिलीव कह लें या कुछ लोग इसको थोड़ा खींच के पढ़ते हैं, तो वो आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। आई बिलीव डैश फ्री स्पीच। आई बिलीव इन, आई बिलीव इन मैं यकीन रखता हूँ या रखती हूँ। फ्री स्पीच मतलब आज़ादी इजहार पे, और इसके ऑप्शन है ए इन, बी ऑन, सी एट, डी फोर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है इन। हक या अकीदे पे यकीन रखने वाले के लिए हमेशा बिलीव इन यूज़ होता है, तो बिलीव जो है वो फॉलो करता है इन को। प्रपोजिशन यहाँ पे क्या लगेगी, इन। ये हमेशा के लिए है, ये तब्दील नहीं होती।
आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ता है, मतलब आपको लगे कि आज ये इन है, पता नहीं कल चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब से हम पढ़े हैं ऐसे ही हैं ये प्रपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये बड़ा आम इस्तेमाल होने वाला जुमला है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, बाय मैंने बता ही दिया आपको इसका ऑप्शन, क्योंकि ये इसी तरह से बोला जाता है और ज़ुबान पे चूँकि रवानी है तो वो ऑलरेडी निकल जाते हैं ऑप्शन भी। डोंट जज अ बुक मतलब किसी भी किताब को उसके सरे फहरिस्त सफ़े से देख के, वो जो उसका कवर होता है उससे देख के उसको जज ना करो। ये ना कहो कि ये किताब ही ऐसी है, इसका तो सफ़ा जो है वो टाइटल बुरा सा है तो पता नहीं अंदर भी ख़राब ही लिखा होगा। तो किसी भी किताब को सिर्फ ज़ाहरी तौर पे देख के जज ना किया जाए। ये जो जुमला है ये तब बोला जाता है जब हम पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं और बग़ैर उसको जाने, बग़ैर उसको समझे हम कहते हैं ये तो बंदा ही ख़राब है। ठीक है, तो फिर कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि एक किताब को ज़ाहरी तौर पे देख के जज ना करो, उसके बारे में कोई भी राय कायम ना करो। तो इसके ऑप्शन ए बाय, बी फ्रॉम, सी विद, डी इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बाय बनता है ही बाय। और ये जो बुक है, बुक बाय इट्स कवर, ये इसी के साथ फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द टीम डैम रिपोर्ट्स बैक टू द बेस डैश देयर स्टेट लाइट फोन्स। अब यहाँ पे जहाँ पे भी स्टेट लाइट का जिक्र आएगा तो विया का जो लफ्ज़ है वो आएगा, ए विया, बी इन, सी एट, डी विद। ना इन है, ना विद है, ना एट है, ए ऑप्शन जो है इसका ठीक है। कुछ लोग इसको वाया पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको विया पढ़ते हैं, तो ये अपनी प्रोनाउंसिएशन है, जो आपको आसान लगे उसको आपने अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, द विनर डैश द रेस डिड नॉट क्वालिफाई। द विनर डैश, और इसके ऑप्शन है ए ऑफ, बी इन, सी फॉर, डी एट। द विनर ऑफ द रेस, ताल्लुक है यहाँ पे, ठीक है, निस्बत है यहाँ पे, तो ऑफ आएगा। तो द विनर ऑफ द रेस डिड नॉट क्वालिफाई, जो विनर था रेस का क्वालिफाई नहीं कर सका। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, माई फादर्स क्रैक्ड हैंड्स एक्ट डैश लेबर। एक्ट का मतलब होता है दर्द करना, और इसके ऑप्शन है ए फ्रॉम, बी बाय, सी विद, डी फॉर। यहाँ पे किसी की वजह से या किसी के सबब की निस्बत जब कोई दर्द होती है तो वहाँ पे फ्रॉम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, की वजह से, ठीक है, या से। तो एक्ट फ्रॉम लेबर, यानी कि मेरे जो वालिद हैं उनके हाथ दर्द करने लगे चूँकि उन्होंने इस तरह का काम किया। लेबर मजदूरी होती है ना, तो इस वजह से। ठीक है, फ्रॉम का जो लफ्ज़ है वो यहाँ पे करेक्ट है, ए ऑप्शन ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये है टेक एन एग्जाम्पल कोटेड डैश ग्लास वाटर। और इसके जो ऑप्शन है ए बाय, बी फ्रॉम, सी विद, डी टू। मतलब जब किसी की तरफ से कहा जाए कि उस शख्स की जो है वो मिसाल ले लो, या किसी मुसन्निफ़ की तरफ इशारा किया जाए तो वहाँ पे जो प्रपोजिशन फॉलो होती है बाय होती है, कोटेड बाय। अक्सर आपने ये सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जहाँ पे भी कोटेड का लफ्ज़ इस मायने में आएगा तो वहाँ पे बाय की जो प्रपोजिशन है वो यूज़ होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो प्रपोजिशंस हैं ये हमने भी ऐसे ही याद की हैं और आपने भी ऐसे ही याद करनी है। ठीक है, इनके लिए जो शॉर्ट फॉर्म है अभी तक तो मुझे नहीं मिली, मैं तो इसको ऐसे ही तैयार करती हूँ, अगर किसी को मिले तो मेरे साथ शेयर कर सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आई हैव नो आंसर डैश एनी ऑफ दी क्वेश्चंस। और इसके ऑप्शन है ए टू, बी ऑफ, सी फॉर, डी इन। तो आंसर के साथ जब भी प्रपोजिशन यूज़ आएगा तो आंसर टू आएगा, हमेशा आंसर टू आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आई हैव नो आंसर टू एनी ऑफ दी क्वेश्चंस। मेरे पास तुम्हारे जितने भी सवालात हैं, या वैसे जर्नली भी ये जो सवालात हैं उनका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, और राइट ऑप्शन इज़ ए। तो इसी के साथ ही आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है।
मैंने कोशिश की है कि एक तो मैं आपको जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसके सही जवाब बता सकूं, सेकेंडली जितना हो सकता है मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवा सकूं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने एज़ इट इज़ याद करनी होती हैं, उसका आप अगर लॉजिक भी पूछते हैं तो किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि वो बनी ही ऐसी हैं तो आपने उनको ऐसे याद करना होता है। और जिन चीज़ों का लॉजिक होता है वो आपको लॉजिक के साथ समझा दी जाती हैं। मज़ीद किसी बात की समझ ना आए, कोई परेशानी हो, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लाट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा और बहुत अच्छे नंबर लेके जो भी आप बनना चाहते हैं उसकी तरफ आइएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन।